हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को चैप्टर विच इज़ आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बेसिकली जो है आप लोगों के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। बायोलॉजी में आप लोगों का लास्ट चैप्टर आ रहा है वो इज आर एनवायरनमेंट। हम सबसे पहले जो है इजी चैप्टर जितने हैं ना सारे वो कवर कर रहे हैं, बिकॉज अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है और हाफ ईयरली एग्जाम में ना बच्चों जो है ना काफ़ी बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं कर किए होते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पर लोगों को इजी चैप्टर्स पहले पढ़ना मन करता है बिकॉज वही प्रेफरेबल होता है और टाइम काफ़ी कम होता है, दैट्स वाई। तो इसलिए हम लोग ने ये वाले चैप्टर्स ऐसे लेकर आए हैं जो काफ़ी इजी हैं एंड इन लोग फटाफट मतलब जल्द से जल्द हो सकते हैं। ऐसे चैप्टर्स हम लोग ने आप लोग के लिए लेकर आए हैं और यही वो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। बायोलॉजी का आप लोग का लास्ट लेक्चर है, नाम है आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट समझ में आता है कि एनवायरनमेंट के बारे में पूरा बताया गया है, और एनवायरनमेंट हम लोग पता है क्या होता है, जो हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं उसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज दैट इंट्रोडक्शन। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, देन फूड चेन, देन व्हाट आर द एक्टिविटीज अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट्स एंड ओजोन लेयर एंड द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूसेस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, अराउंड 5 टॉपिक्स हैं एंड एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस। इट मे इंक्लूड्स लिविंग मतलब बायोटिक्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स। मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं जहाँ रहते हैं, मतलब जिस सराउंडिंग में रहते हैं, तो इस सराउंडिंग हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। वेयर मतलब इन्वायरमेंट जिसके अंदर बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इन्वॉल्व, विच इज़ नोन एज एन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। बायोटिक थिंग्स क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लीव होते हैं, मतलब जो जिंदा होते हैं ना, उन लोगों को हम लोग बायोटिक थिंग्स कहते हैं। मतलब जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे बायोटिक हैं, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड अबायोटिक क्या होता है, एयर एंड वाटर विच इज़ नॉट एन लिविंग थिंग, विच इज़ अ कंपाउंड और विच इज़ एन सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। Environment affects the life and affects the life and development of an organism in its natural habitat and vice versa. ओके, तो तुम लोग ये इन्वायरमेंट देख सकते हो, हमारा पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और यहाँ पर लिविंग थिंग्स तुम लोग देख सकते हो, विच इज़ आर द प्लांट्स एंड थिंग्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग में पाई गई है, जैसे कि एयर एंड वाटर। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम्स। हम लोग ने पढ़ा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ जिसके अंदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाए जाते हैं। बट इकोसिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिल करके जो है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिल करके जो है रहते हैं, उससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं। और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं और रहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। एंड इसके अंदर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करें, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। वो होता है हमारा इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। थस an ecosystem consists of abiotic components comprising living things and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. मैंने कहा ना सेम ही है, कुछ इतना डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एनवायरमेंट इकोसिस्टम। टाइप्स कितने इकोसिस्टम के, बेसिकली 2 टाइप्स हैं, नेचुरल है और एक मैन मेड है। 2 टाइप्स के इकोसिस्टम पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड में, विच इज़ मैन मेड, विच इज़ ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन बनाते हैं, एंड एक होता है नेचुरल, जो कि नेचुरली हमारे जो है वर्ल्ड में सराउंडिंग में पाया जाता है, इन्वायरमेंट में पाया जाता है। मैन मेड क्या होता है, जैसे कि क्रॉप्स, एक्वेरियम, क्रॉप लैंड जो होता है, जैसे कि क्रॉप लैंड हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, बिकॉज जितनी भी लैंड होती है उसके ऊपर पूरे सारे सारे प्लांट्स बने होते हैं। पहले ह्यूमन बींग्स उस प्लांट्स को काटते हैं, देन उनके एक बहुत बड़ी फील्ड बनाते हैं और उसको फिर एक क्रॉप लैंड बना देते हैं वो लोग, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। तो ये काम ह्यूमन बींग्स करते हैं, ना कि हमारा सराउंडिंग। एक्वेरियम जो होता है वो भी हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। अब यहाँ पर आता है नेचुरल इकोसिस्टम। इसका मतलब है कि नेचुरल इकोसिस्टम होता क्या है। इसके नेचुरल इकोसिस्टम के भी 2 टाइप्स हैं। जो कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि नेचुरली होता है, सराउंडिंग में पहले से होता है, ह्यूमन बीइंग का कोई इसके अंदर काम नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स कुछ नहीं करता इसके लिए। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो हमारा मराइन देखते हो आप लोग, मरीन देखते हो, फिर फ्रेश वाटर देखते हो तुम लोग, सराउंडिंग में सी देखते हो, ओशियन देखते हो, उस वो पूरा हमारा एक्वेटिक है। एक्वेटिक पूरा हमारा एक्वेटिक रीजन है वो, ठीक है ना। और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, लैंड इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो फॉरेस्ट, जंगल विंगल तुम्हारे होते हैं ना, उसको हम लोग फॉरेस्ट्रल इकोसिस्टम कहते हैं। और लैंड इकोसिस्टम जो तुम्हारा रोड होता है, डेजर्ट, ग्रासलैंड, उसको हम लोग कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है ना, न्यूट्रिशन, इस पॉइंट का हाईलाइट कर लो, न्यूट्रिशन पॉइंट को। ठीक है ना, न्यूट्रिशन वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लो, बिकॉज न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए जाते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों का प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर पढ़ने वाले, कंज्यूमर पढ़ने वाले, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो कि प्रोड्यूस करते हैं फूड को। कौन प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, फूड को कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स। ऑब्वियसली हर जगह पर तुम कहीं पर भी जाओगे तो फूड हमेशा प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, बाय द वे एनिमल्स भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म या किसी किसी ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई ह्यूमन बींग्स के, जैसे नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन बींग्स के लिए एनिमल्स भी जो है एक फैक्टर होता है फॉर द फूड। बट फॉर द वेजिटेरियंस एंड मैक्सिमम पीपल्स द प्लांट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द फूड। सो द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, produces their food from an inorganic substance using light, energy and photosynthesis। ठीक है ना, मतलब जो सनलाइट होती है, क्लोरोफिल, वाटर, ठीक है ना, इन सब के साथ जो है ना फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है, उस पर से जो है प्लांट्स फूड बनाते हैं हमारे लिए। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर्स कौन हुए हमारे, तो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए यहाँ पर प्लांट्स। ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स हो गए। अब कंज्यूमर्स कौन, कंज्यूमर्स क्या होता है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करता है। ठीक है ना, कंज्यूमर्स क्या होता है, जो उसको कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर, अब देखो प्रोड्यूसर जो थे हमारे, उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, उन्होंने खाना बना लिया, अब हमको उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर कौन है, हमें। इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना, हम लोग प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, हम लोग ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है। अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देयर सस्टेन्स कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। जैसे कि मतलब मैंने तुमको कहा कि कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर्स के फूड पर जो है ना डिपेंड होता है, तो वही कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी कंज्यूमर्स भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट्स एंड ओमनीवोरस। ये हमने सब 9th में 8th में पढ़ चुका है, बट देन ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग हियर ऑल्सो, तो सब लोग का आंसर में दिया हुआ है। काफ़ी ईजी चैप्टर है, मैंने कहा था ना, इसलिए। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट्स एंड ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जैसे ग्रास ईटर्स। ठीक है ना, जो ग्रास खाते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। जो कि कार्निवल्स कौन होते हैं, फ्रेश ईटर्स, मतलब लायन, टाइगर्स। ठीक है ना, और पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो कि दूसरे जो दूसरे एनिमल या फिर दूसरी ह्यूमन बींग्स के के पास से जो फूड लेते हैं उनको बिना किल किए। कार्निवल्स में क्या होता है, कार्निवल्स में जो है ना एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स को किल करके जो है उनके पास से फूड लेते हैं। और पैरासाइट्स जो होते हैं ना वो फूड तो लेते हैं बट किल नहीं करते। ठीक है, विदाउट किलिंग वो लोग फूड लेते हैं। ओमनीवोरस कौन होते हैं, विच फेड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर वी। ठीक है ना, हम लोग खुद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजर्स क्या होता है। हमने अभी पढ़ा प्रोड्यूसर्स क्या होता है, हमने पढ़ा कंज्यूमर क्या होता है, उसके हमने अराउंड 4 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा जो कि है डिकम्पोजर, विच इज़ आवर लास्ट। डिकम्पोजर क्या होता है, फंगी एंड bacterias which break down, decompose the dead any plants, animals, complex compounds into simpler ones. Thus decomposers helps in replacement of an natural resources। अब decomposers को यहाँ पे काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से अच्छा बताया गया है, बिकॉज decomposers हमारे जो नेचर होता है उसको रिप्लेनिश करते हैं, उसको काफ़ी जो है डिकम्पोज करते हैं। किसको, हमारे जो मतलब डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स होते हैं उनको फंगी एंड अदर बैक्टीरिया जो है खा जाती हैं, उसको डिकम्पोज कर देती हैं और कुछ दिन बाद उसको गायब कर देती है। सपोज़ आपने देखा होगा कहीं विलेज में अगर कोई डॉग या तो कोई कैट मर गई हो और वो रोड पर हो, ठीक है ना, तो कुछ दिन बाद जो है वो अपने आप गायब हो जाती है। मीन्स बहुत दिनों बाद, 1 या 2 महीने बाद जो है ना धीरे धीरे वो लोग गायब हो जाते हैं, एज बिकॉज वो डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है ना, डिकम्पोज हो रहे हैं बिकॉज वो ख़राब हो चुके हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी तुमको वही बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड चेन, अब हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन क्या होता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, वैसे पूरे चैप्टर में कहीं डिफ़िकल्टी नहीं है। एक बार तुम नोट्स बना लोगे, ठीक है, तो हो जाएगा सब कुछ। बाय द वे मैंने नोट्स दे दिए तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है चैप्टर के और एनसीईआरटी सोल्यूशन भी दे दिए इस चैप्टर का, तो तुम जाके देख सकते हो। खुद के नोट्स बनाने, खुद के नोट्स बना लो। इस चैप्टर के लिए अगर तुम मेरे नोट्स भी प्रेफर कर दो तुम 100% स्कोर करोगे, बिकॉज ये चैप्टर इतना हलवा यार। तो फूड चेन इज सीक्वेंस of living organisms in which one organism consumes another organisms for energy। ये एक फूड चेन होती है। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरीके से एग्जांपल समझाता हूँ इसके। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, जो हमारा ग्रास ओफर होता है। ठीक है ना, ग्रास ओफर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ईगल को कौन खाता है,
ठीक है ना, वही ईगल को नहीं खाता बाय द वे। ठीक है, यहीं पे हमारा फूड चेन खत्म हो जाता है। ये हमारे फर्स्ट फूड चेन हो गई ये वाली। तो यहाँ देख सकते हो कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खाता है, डियर खाता है, डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। तो ये हमारी दूसरी जो है फूड चेन बन गई। ठीक है, एक है ग्रास को कौन खाता है, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को कौन खाता है, फिश खाती है, फिश को कौन खाता है, डक खाता है। तो ये हमारी तीसरी फूड चेन बन गई। तो इन्हें हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है ना बाय द वे। तो देखो तुम इसको एक और एक फूड चेन बना सकते हो, जैसे कि तुम देखो कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई है जो नॉन वेजिटेरियन होता है, वो बेसिकली मटन खाता है, विच इज़ गोट। ठीक है ना, गोट क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, गोट। ठीक है ना, तो हम लोग पहले लिख सकते हैं ग्रास, देन हम लोग लिख सकते हैं गोट, देन हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन बीन। ठीक है ना, ये भी हमारी एक फूड चेन बन गई, स्मॉल सी फूड चेन बन गई। ठीक है, इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, जिसके अंदर जो है ना एक चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई और खा रहा है, फिर उस चीज़ जिसने उसको खाया है वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, मतलब उसको एक, ये एक फूड चेन है, एक फूड साइकिल है हमारा। ईच स्टेप ऑफ एन फूड चेन इज कॉल्ड एज एन ट्रॉफिक लेवल एट विच ट्रांसफर एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है ना, जैसे जैसे जो है खाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, ना कि बढ़ती जाती है। एनर्जी कम होती है, कैसे कम होती है तुम इसमें से देख सकते हो। 4 पार्ट्स होते हैं आप लोगों के ट्रॉफिक लेवल्स के, विच इज़ फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है ना, यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास कितना होता है पता है, प्रोड्यूसर के पास 10,000 होता है, 10,000 जे होता है। यहाँ पहुँचने पहुँचने तक 100 जे हो जाता है, यहाँ पहुँचने पहुँचने तक वो 10 जे हो जाता है, यहाँ पहुँचने पहुँचने तक वो 1 जे हो जाता है। इसका मतलब 1 जे मतलब जो है तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल की जो तुम्हारी एनर्जी है ना वो। ठीक है, प्रोड्यूसर होता है, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, उसको प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। ठीक है ना, अ ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ द सन एनर्जी। ठीक है, बताइए तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो द फ्लो ऑफ एन एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन्स। ठीक है, जो तुम्हारी एनर्जी का फ्लो होता है ना वो काफ़ी मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एनर्जी यहाँ पे बढ़ती नहीं है, कम होती है फूड चेन के अंदर। ठीक है ना, इसका उन लोगों ने इसको यूनिडायरेक्शनल कहा गया है। और इस क्वेश्चन से एक मतलब इस आंसर से, ये आंसर है तो इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया, तुम्हारे एग्जाम्पलर में डाला गया है। ठीक है ना, एग्जाम्पलर में डाला गया तो उसको अच्छे से कर लेना, ये वाले पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। और अगर तुम देख रहे हो तो इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना, इस वाले पॉइंट को अगर तुमने अब तक ऐड नहीं किया है तो नोट्स को भी नोट्स में ऐड कर लेना। देर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। जो मैंने तुमको कहा 10% लॉ, द एनर्जी अवेलेबल इन एट ईच सक्सेस ट्रॉफिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ठीक है ना, मतलब अगर यहाँ पर देखो मैंने तुम कहा यहाँ पर अगर 1000 जी है, मतलब प्रोड्यूसर के पास अगर हज़ार के जी का जो है ना, के जे का जो है एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जाते जाते उसका 10% हो जाएगा, मतलब 100 के जी हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के जाने के बाद 10 के जाएगा, के जी हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 10% ऑफ द 100। एंड टर्शरी के पास पहुँचने तक जो है ना वो 1 के जी हो जाएगा, विच इज़ अराउंड 10% ऑफ द 100, सॉरी 10। आगे बढ़ते हैं, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब, अ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न विच इज नोन एज एन फूड वेब। सिंपल। ठीक है ना, मतलब एक फूड चेन बनाई गई है, जैसे तुम इसका एग्जांपल दे सकते हो, फूड चेन बनाई गई है, अब उस फूड चेन में तुम लोग लिखते हो बेसिकली, देखो मैं तुम्हें उसे लिखता हूँ। सपोज तुमने कुछ एनिमल्स के नाम लिख लिए, मैंने लिख देता हूँ लायन, टाइगर, कुछ वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होफर खाता है, ग्रास होफर खाता है। ठीक है ना, एंड ग्रास होफर कौन खाता है, आप लोगों का फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। ठीक है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाती है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी हो गई फूड चेन, ये होगी तुम्हारी फूड चेन। अब वो फूड वेब कैसी बनेगी, जब तुम उसके बीच में काफ़ी ऐसे तरीके से लाइन डाल दोगे। तो ये लाइंस कौन क्या इंडिकेट करती है कि ये एक फूड वेब हो गया हमारा। ठीक है, सो इट्स एन फूड वेब, इसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। एन फूड वेब वन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन एंड ऑर्गेनिजम्स में ऑप्शन। तो इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लीव कर दो। अगर तुम एग्जाम टाइम में पढ़ो तो इसको लीव कर देना इस वाले पॉइंट को, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो हम लोग आते हैं इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स विच इज़ योर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर के बारे में।
मेक श्योर टू अवेयर अबाउट ओजोन लेयर, ठीक है ना। क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है ओजोन लेयर, किसको नहीं पता, तो मैं अभी तुमको बता दूंगा बाय द वे। बट तुम लोगों ने 8th और 9th में अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा क्लास में तो तुमको पता चल गया होगा कि ओजोन लेयर क्या होती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंटल अराउंड अस। This leads to low degradation, slow degradation of an environment that arose many environmental problems. For example, depletion of an ozone layer and waste disposal. Environment, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो दिस रीज़न कि हमारे स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है एंड काफ़ी जो है इस रीज़न के कारण जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रही है एंड वेस्ट का भी ज़्यादा डिस्पोजल नहीं हो रहा है। डिप्लेशन ऑफ एन ओजोन लेयर क्या है? ओजोन क्या होता है? लेयर विच इज एन लार्जली अराउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर विच इज अ पार्ट ऑफ इन आवर एटमॉस्फियर फ्रॉम 12 kilometers to 50 kilometers around sea level. Ozone is a deadly poison at a ground level. Ozone layer is protective blanket around earth which absorbs most of the harmful UV radiation of the sun. अब बेसिकली मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे सिंपल वे में। ओजोन लेयर है ना, अब तुम कहोगे ओजोन लेयर को क्यों बचाना है? बिकॉज ओजोन लेयर इज़ ऑल्सो हार्मफुल, ठीक है। ओजोन लेयर हार्मफुल भी है एंड ओजोन लेयर हमको बचाती भी है, साथ में हमको हमारे लिए हार्मफुल भी है। अब ओजोन लेयर जो है ना ग्राउंड लेवल पे काफ़ी हार्मफुल है, अगर वो ग्राउंड पे उतर जाए ओजोन लेयर, ठीक है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट ओजोन लेयर ग्राउंड पे नहीं उतरता, इट्स ऑन सराउंडिंग, और एक ब्लैंकेट की तरह है वो हमारे अर्थ पे। मतलब अगर हमारा तो ऐसा है ना, तो पूरा एक ऐसा ब्लैंकेट है वो हमारे अर्थ पे, ठीक है ना, ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ पर है वो, और वो स्ट्रेटोस्फियर पर है, जो हमारे स्काई का लेवल है उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पर वो बेस्ड है। कौन? ओजोन लेयर। और हमारे जो सन के पास से हार्श यूवी रेडिएशंस आती हैं, उस यूवी रेडिएशंस को वो बचाता है, मतलब उसको अंदर आने देता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो यूवी रेडिएशंस अगर हमारे अर्थ में आ जाए तो भस्म हो जाएगा पूरा पूरा, पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ नहीं बच पाएगा। अगर वो यूवी रेडिएशंस आ गए तो यहाँ पे दो दो केसेस बनते हैं। या तो अगर ओजोन चला गया तो यूवी रेडिएशंस आएंगे, अगर ओजोन टूट गया या फिर ओजोन नीचे आ गया ग्राउंड लेवल पे, देन भी प्रॉब्लम्स होगी हम लोगों को, ठीक है। पता चल गया ओजोन क्या होता है। अब पढ़ते हैं ओजोन का फॉर्मेशन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। देखो ओजोन होता है इस फॉर्म रिजल्ट ऑफ ए फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। पहले तो ऑक्सीजन था, उसके अंदर यूवी रेडिएशंस मिल गए तुम्हारे, तो उसमें से दो दो स्प्लिट हो गए, ऑक्सीजन दो स्प्लिट हो गए, दो ऑक्सीजन थे O2 था, ठीक है। यूवी रेडिएशंस के मिलने के कारण जो है दोनों ओ अलग अलग हो गए, मतलब दो ऑक्सीजन हो गए। अब वहाँ पर जो है ना, जो एक ऑक्सीजन था तुम्हारा, वो ऑक्सीजन अलग वाले ऑक्सीजन से मिल गया और उसने एक ओजोन बना दिया, ठीक है ना। किस तरीके से ओजोन बनते तुम देख रहे हो ना, ठीक है ना। द डिक्लाइन ऑफ द ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्म्ड एज एन ओजोन होल। मीन्स अंटार्कटिका जो था ना, वहाँ पे 1985 में ओजोन का जो है होल पड़ गया था, मतलब ओजोन ओजोन का थिकनेस हो गई, मतलब ओजोन की जो लेयर इतनी होती है ना, तो वो थोड़ी सी थिक हो गई थी। मीन्स इट वॉज रियली अ डेंजरस देयर, ठीक है ना। अब रीजंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन, रीजंस क्या क्या हैं ओजोन डिप्लेशन के? सबसे पहले CFC विच इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ रिलीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर, जो आप लोग फ्रिज यूज़ करते हैं वो। Excessive use of an CFC, ठीक है, which is chlorofluorocarbons, a synthetic chemical which is used as in refrigerants and in a fire extinguishers, caused ozone depletion in the upper atmosphere. तो तुम्हारे जो फ्रिजेस होते हैं उसमें ये टाइप का एक केमिकल होता है, ठीक है, वो पाया जाता है विच इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर ये हवा में चला जाए, एयर में चला जाए, तुम ज़्यादा देर तक अपने फ्रिज को ऑन रखो, ओपन रखो, और ये हवा में चला जाए, देन इट्स अ वेरी डेंजरस। अब तुम सोच सकते हो हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, और हर एक बंदे के पास आज के टाइम पे फ्रिज है, ठीक है ना। नॉट इंक्लूडिंग द पुअर पीपल्स, बट मिडिल क्लास से लेकर के हाई रिच पीपल्स के पास फ्रिजेस हर एक के पास होता है, तो तुम समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम विच इज़ UNEP सक्सेस्ड इन द फ्रॉगिंग एंड agreement to freeze CFC production at 1986 levels. It is not mandatory to all the manufacturing companies to make CFC free refrigerators throughout the world. ठीक है, तो तुम भी यही सोच रहे होंगे कि अगर 1985 में अगर ओजोन होल हुआ था बिकॉज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, तो अब तक 2022 तक ओजोन की कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? ओजोन का होल और क्यों नहीं बढ़ रहा है? ओजोन की थिकनेस और क्यों नहीं घट रही है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट?
इट्स अ रीज़न दैट कि अभी जो न्यू रेफ्रिजरेटर्स हमारे बनते हैं इट आर फ्री ऑफ CFC, मतलब उनके अंदर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं ऐड किया जाता। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, दैट्स वाई द रेफ्रिजरेटर्स आर मेकिंग एंड इट इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग फॉर अस। ठीक है ना। तो ये तुम्हारी वैसे इंसेट में दिया हुआ नहीं है, बट एक जनरल फैक्ट है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। आगे बढ़ते हैं, जिस गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल क्या होता है? Industrialization and rise in demand of consumer goods have created a major problem in the form of waste accumulation and its disposal. तुम्हें पता ही है वेस्ट कितना बढ़ चुका है इंडिया में। ठीक है ना, हर जगह पे वेस्ट, हर जगह पे कचरा दिखाई देता है तुम लोग को, हर जगह पे गार्बेज देख सकते हो तुम। ठीक है ना, रास्ते पे कोई भी कचरा फेंक देता है, कोई भी क्या कुछ भी कर देता है। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा काफ़ी मार्केट, काफ़ी अंतरप्रेन्योर मार्केट, जो बिजनेस मार्केट है हमारा काफ़ी बढ़ चुका है, स्टार्टअप मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है हमारा इंडिया में। काफ़ी डिमांड राइसेस हो चुकी है कंज्यूमर गुड्स के लिए। तो उस रीज़न से जो है ना काफ़ी मतलब जो है गार्बेज बढ़ चुका है, काफ़ी कचरा बढ़ चुका है इंडिया में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे के सारे एग्जामिनेशन एंड क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ, जो कि तुम्हारे साथ एग्जाम देने वाले हाफ ईयरली का। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम बिकॉज आई एम अ सीनियर एंड मुझे पता है कैसे तुमको पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले आप क्या करो पता है, NCERT रीड कर लो। ठीक है ना, चैप्टर पढ़ लिया, पूरी तरीके से देख लिया, अब रिवीजन हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहो ना तो मैं 1 घंटे की बना सकता हूँ, पर मैं तुमको सिर्फ उतने पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे हाफ ईयरली में आ सकते हैं। एंड एज एन क्विक रिवीजन इट वॉज। तो उसके साथ, और ये चैप्टर हलवा है, इजीली हलवा है, आराम से हो जाएगा। तो अभी NCERT रीड कर लो एक बार अपनी अच्छी तरीके से, एंड NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो। अगर उसके आंसर नहीं पता तो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उनके आंसर्स। एंड साथ में नोट्स भी कर लेना। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बना लेना। और अगर नोट्स हैं तुम्हारे बनाए हुए खुद के, या फिर कहीं से भी नोट्स उतराए हुए हैं, नोट्स प्रॉपर हैं तुम्हारे पास, अच्छे नोट्स हैं, देन तुम NCERT रीड मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें नोट्स भी खाली पढ़ सकते हो इस चैप्टर से। ओके ना, तो इट्स फाइन। एंड जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने तुमको दिया हुआ है, हाफ ईयरली में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड NCERT के बैक क्वेश्चन करके जाना, बिकॉज वही टीचर्स पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है बिकॉज वो टीचर्स नहीं बनाते, दैट्स वाई। बट बोर्ड एग्जाम के लिए भी तुम्हारे लिए जो बेस्ट मटेरियल होगा वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा अराउंड इन February। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।